नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है जिल्लत। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या तुम्हारे पास सोने या डायमंड के कोई जेवर नहीं है जो किसी खास मौके पर पहन सको? मैंने तुम्हें उस दिन इतनी सुंदर नए फैशन की साड़ियाँ भिजवाई थी, पर तुम्हारा अहम आड़े आ गया। अरे तुम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। स्कूल से निकलकर अवनी तेज तेज कदमों से घर की तरफ चली जा रही थी, क्योंकि आज स्कूल में एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। इसलिए पूरे स्टाफ को छुट्टी के बाद भी रुकना पड़ा था। मीटिंग खत्म होते ही कुछ लोग अपनी स्कूटी पर, कुछ अपनी कारों में जाने लगे। जिन लोगों की बस निकल गई थी वो दूसरों लोगों से लिफ्ट मांग कर चले गए थे। बस अवनी ही अकेली खड़ी रह गई। अवनी स्वभाव से थोड़ी शर्मीली थी। उससे किसी से लिफ्ट मांगते भी ना मांगी गई। देखते देखते स्कूल खाली हो गया। तभी अवनी ने पर्स खोलकर देखा। इतनी दूर जाने के लिए उसमें पर्याप्त रुपए भी नहीं थे जो ऑटो या टैक्सी ही कर लेती। अंत में वो पैदल ही घर की ओर निकल पड़ी। सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वह भीड़ से खुद को बचाती चली जा रही थी। अचानक उसकी नजर धीमी गति से बिल्कुल पास से गुजरी एक सफेद कार पर पड़ी। अंदर से कुछ जानी पहचानी आवाज भी सुनाई दी। कोई फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था। जब उसने कार के नंबर पर नजर डाली तो पता चला, अरे ये तो शालू दीदी की गाड़ी है। वह सोचने लगी कि गाड़ी तो बहुत धीमी थी और उसके बिल्कुल करीब से गुजरी, परंतु क्या उस पर उसकी दीदी की नजर नहीं पड़ी होगी, या दीदी ने सोचकर देखकर भी अनजान बनने का प्रयास किया। यही सोचकर उसका मन उदास हो गया। घर पहुंची तो उसके पति मयंक भी घर पर नहीं लौटे थे। उसने जल्दी से कपड़े बदले और चाय बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद ही उसे कॉल बेल सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा शालू दीदी का बेटा नकुल मुस्कुराते हुए खड़ा था। अवनी की दोनों बड़ी बहनें भी इसी शहर में बड़े शानदार बंगलोज में रहती थी। अवनी बहुत प्यार से उसे घर के अंदर ले आई और मुस्कुराते हुए बोली, नकुल, आज मौसी की याद कैसी आ गई रे? मौसी, मुझे तो मम्मी ने भेजा है। अगले शनिवार को मेरा जन्मदिन भी है और मम्मी पापा की शादी की सालगिरह भी है। आपको उसके लिए निमंत्रण देने आया हूँ। आप और मौसा जी अवश्य आना। ये सुनकर अवनी के मन को ठेस सी लगी कि दीदी इसी शहर में रहती है, स्वयं भी तो आ सकती थी या एक बार फोन भी कर सकती थी। अपने दर्द को मन में ही छिपाए वह नकुल को बैठने को कहकर जल्दी से चाय बनाने किचन में चली आई। परंतु नकुल रुकने के मूड में भी नहीं था। वो बोला, मौसी, दरअसल मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है, इसलिए मुझे आना पड़ा। वो बाहर जाकर कार से एक बड़ा सा पैकेट निकाल कर ले आया और अवनी को देते हुए बोला, यह मम्मी ने आपके लिए साड़ियाँ भिजवाई हैं। उन्होंने ये भी कहलवाया है कि प्रोग्राम के दिन इनमें से ही कोई साड़ी पहन कर आप आना। ये सुनकर अवनी अपमान से कटकर रह गई। उसने नकुल को पैकेट वापस देते हुए कहा कि दीदी को कहना कि उसके पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, ये पैकेट तुम वापस ले जाओ। नकुल पैकेट लेकर जाने लगा तो शिष्टतावश अवनी भी उसे छोड़ने उसके साथ बाहर तक चली गई। अब नकुल कार में बैठते हुए बोला, मौसी, अभी कुछ देर पहले यमुना विहार रोड पर आप ही आ रही थी ना? मैंने आपको देखा था। बहुत भीड़ होने के कारण मैं गाड़ी नहीं रोक सका। ये सुनकर अवनी मन ही मन बहुत आहत हो गई, पर चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, कोई बात नहीं नकुल। नकुल चला गया। कुछ ही देर बाद उसके पति मयंक भी आ गए। हाथ मुंह धोकर चाय पीने बैठे तो चाय के साथ पकोड़े देखकर खुश हो गए। बोले, वाह, आज तो मजे आ गए। बेचारी अवनी चुप्पी साधे रही। थोड़ी देर बाद उसने पति को शालू दीदी के घर से आए निमंत्रण के बारे में बताया और झूठा बहाना बनाते हुए बोली, शालू दीदी बिजी होने के कारण खुद नहीं आ पाई। ये सुनकर मयंक बोले, कोई बात नहीं, घर में दो दो कार्यक्रम है, बहुत काम होगा, हम जरूर चलेंगे अवनी। अवनी रात भर बेचैनी के कारण सो न पा रही थी। मयंक थकावट के कारण गहरी नींद में सो गए थे। अवनी अतीत की गलियों में भटक रही थी। भटकते भटकते वह बहुत दूर निकल आई। पुरानी यादों के रास्ते बहुत लंबे थे। उनका कोई और छोर नहीं था। उनके पिता पवन जी मसालों के थोक व्यापारी थे और उनके बिजनेस बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। शहर के सबसे अमीर घराने में गिना जाता था। आनंद से बीत रहा था। नौकर चाकरों की कोई कमी न थी। पवन जी का मसालों का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था।
अवनी की मम्मी रजनी जी एक घरेलू महिला थी। रजनी जी बहुत नम्र और मिलनसार महिला थी। जब रजनी जी पहली बार गर्भवती हुई तो पवन जी की खुशी का कोई ठिकाना न था। आखिर उनके इतने बड़े मसालों के व्यापार को संभालने वाला वारिस आने वाला था। पवन जी के पिता के अनुसार बेटे ही खानदान का वारिस माना जाता है। समय आने पर रजनी जी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इस पर सब नाते रिश्ते वाले कहने लगे कि उनके घर लक्ष्मी की और अधिक कृपा होने वाली है। बच्चों के जन्म पर सारे रीति रिवाज बड़ी धूमधाम से किए गए। कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पूरा घर बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। बच्चों का नाम शालू और नीतू रखा गया। जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद रजनी जी की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज शुरू हो गया। बेटे की आस पवन जी के मन को बेचैन रखती। उन्हें अपनी अपार धन संपत्ति के वारिस के न होने की चिंता सताती रहती। उधर रजनी जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। घर में सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी को बेटा न होने का दुख सताता रहता। रजनी जी को बीमारी से जूझते हुए 8 साल बीत चुके थे। अचानक 8 साल बाद बीमारी की हालत में ही रजनी जी एक बार फिर गर्भवती हो गई। अब शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। इस हालत में गर्भवती होना, और वो भी इतने लंबे अंतराल के बाद, खतरे से खाली नहीं था। डॉक्टर ने तो साफ शब्दों में रजनी और पवन को चेतावनी दे दी थी कि माँ या बच्चे किसी एक की जान को खतरा हो सकता है। बेटे की चाहत और ललक में पति पत्नी दोनों को विवेकहीन सा बना दिया। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी रजनी जी अपनी जान पर खेल गई। खानदान को वारिस फिर भी नहीं मिला। इस बार रजनी जी ने फिर बेटी को ही जन्म दिया। तीसरी बेटी ही अवनी थी। पवन जी और रजनी जी बेटा ना होने के गम में मन ही मन घुलने लगे। अवनी अपनी बहनों से 8 साल छोटी थी। बड़ी बहनें अवनी को बहुत प्यार और लाड़ करती थी। बड़ी होने पर उसकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और सभी बातों का भी ध्यान रखती थी। शालू और नीतू दोनों ने स्कूल के बाद शहर के सबसे बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। अवनी अभी स्कूल में ही थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दोनों बेटियों के ग्रेजुएट होते ही पवन जी ने उनके विवाह के लिए लड़के खोजने शुरू कर दिए। उनकी दोनों बड़ी बेटियों का विवाह शहर के अमीर घरानों में हो गया। पत्नी रजनी के समझाने के बावजूद भी पवन जी ने बेटियों की शादियों में अपने वैभव और शान शौकत का दिल खोलकर प्रदर्शन किया और शादियों में पैसा पानी की तरह बहाया। उनका कहना था कि बिरादरी को पता तो चलना चाहिए कि शहर के बड़े और नामी अमीर आदमी की बेटियों का विवाह हो रहा है। अवनी अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए उसके विवाह में अभी काफी समय था। लेकिन कुछ समय बाद ही अचानक उनके परिवार को किसी की नजर जैसे लग गई। एक मनहूस रात को पवन जी का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और वो बिना कुछ कहे सुने इस दुनिया से चले गए। उनकी पत्नी रजनी जी और तीनों बेटियां गहरे सदमे में डूब गई। रजनी कम पढ़ी लिखी सीधी सादी महिला थी। उसे अपने पति के व्यापार के हिसाब किताब लेन देन के विषय में कोई जानकारी भी नहीं थी। इस बात का फायदा उनके सगे संबंधियों और अन्य व्यापारियों ने उठाया जो उनके देनदार थे। उन्होंने पैसा नहीं लौटाया और कुछ धनी लोगों ने फर्जी कागजात बनवाकर लाखों रुपयों का उधार पवन जी के नाम दिखाकर रुपयों का तकाजा करना शुरू कर दिया। जो लोग पवन जी के बेहद करीब माने जाते थे वे भी षड्यंत्र में शामिल हो गए। उन्होंने स्वर्गवासी पवन जी के परिवार से मुंह फेर लिया। यहाँ तक कि बड़े और अमीर घरों में ब्याही उनकी बेटियां और दामादों की नजरें भी अब बदल गई। बैंक में रखी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खर्च होती होती समाप्त होने लगी। अवनी अभी पढ़ ही रही थी। रजनी जी बहुत सोच समझ कर घर खर्चा करती, परंतु जमा पूंजी भी कब तक चलती। घर में आर्थिक तंगी देखकर दोनों बड़ी बेटियां अपनी माँ को बंगला बेचकर एक छोटा मकान लेने की सलाह देने लगी। बेचारी रजनी जी मरता क्या न करता, सो उसने दिल पर पत्थर रखकर पति के बड़े चाव से बनाया हुआ बंगला बेच दिया। बंगले को बेचकर जो पैसा मिला उसमें से भी ब्याहता बेटियां अपने पतियों के कहने में आकर अपना हिस्सा मांगने लगी। बेबस और लाचार रजनी जी बंगले को बेचने पर मिले पैसों में से बड़ी बेटियों को भी हिस्सा देने पर मजबूर हो गई। अब रजनी और अवनी दोनों एक छोटे से मकान में शिफ्ट हो गई। रजनी जी ने बंगला बेच तो दिया, परंतु अपने उस बंगले के बिकने का गम उसने अपने दिल पर ले लिया। वह गहरे डिप्रेशन में डूब गई। उसने अब वाकई बिस्तर पकड़ लिया।
अवनी की माँ की तबीयत बिगड़ते देख उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया। लंबी बीमारी और अस्पताल की महंगी महंगी दवाइयों और टेस्ट के खर्च के चलते वो दोनों फिर से आर्थिक तंगी से जूझने लगी। दोनों बड़ी बेटियां कभी कभी लोक लाज रखने के लिए अस्पताल में फल या ताकत के टॉनिक लेकर आ जाती थी। दिलासा देने के जगह पर अपनी मम्मी रजनी को चार बातें और सुनाकर जाती थी। वो हमेशा अपने माता पिता पर खर्चीले और दूरदर्शी न होने का ताना कसती। रजनी का दिल अपनी बेटियों की तानाकशी से टूटकर बुरी तरह से छलनी हो रहा था, परंतु फिर भी जुबान पर ताला डाले चुप साधे बैठी रहती। अपनी बड़ी बहनों के रौब दाब के सामने बेचारी अवनी की भी कुछ नहीं चलती। वो उनसे सहमी सी रहती। अचानक एक दिन अवनी को अस्पताल में माँ के बचपन की एक सहेली मालती दिख गई। वो भी अपने बेटे के साथ अपने इलाज के लिए आई हुई थी। किसी समय में दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक थी। विवाह के बाद भी उनके आपसी संबंध बने रहे थे। मालती जी का बेटा था जो रजनी जी की बड़ी बेटियों से 2 साल छोटा था, परंतु हालात कुछ ऐसे बन गए कि कुछ सालों से दोनों सहेलियां अपनी अपनी परेशानियों से घिरी रही, एक दूसरे से मिल नहीं पाई। मालती जी के पति को तो बहुत पहले ही हार्ट अटैक का शिकार होकर इस दुनिया से विदा ले लेनी पड़ी थी। अपने इकलौते बेटे को इंजीनियर करवाने के लिए वे सपने देखते थे। उनका बेटा मयंक बहुत होनहार भी था। मयंक बहुत धैर्यशाली और दृढ़ प्रतिज्ञ युवक था। उसने माँ और पिता का सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी कर ली। इस तरह से वो अपने माँ को आर्थिक रूप से मदद करने लगा। पितारी उसके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उसकी माँ मालती को पति की पेंशन का कुछ हिस्सा भी मिलता था। उन्होंने धीरे धीरे पिता द्वारा मकान खरीदने के लिए लिए लोन की किस्तें भी चुकानी शुरू कर दी थी। इतने सालों बाद मिलने पर दोनों सहेलियों ने अपने दुख दर्द एक दूसरे से साझा किए, अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाई। रजनी जी मयंक के व्यक्तित्व की सादगी, विनम्रता और उच्च चरित्र जैसी विशेषताएं देखकर बहुत प्रभावित हुई। उसने मालती से अवनी के लिए मयंक का रिश्ता मांग लिया। यद्यपि मयंक और अवनी की उम्र में 6 साल का अंतर था। इस बात का रजनी जी और मालती जी दोनों को ही पता था, परंतु रजनी मयंक के गुणों पर नजर रखते हुए उम्र की इस बाधा को अनदेखा कर गई। सब कुछ साफ और स्पष्ट था, इसलिए इस विवाह में मालती जी को भी किसी प्रकार का इनकार नहीं था। देखते देखते दोनों सहेलियों की यह पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। बेहद सादगी से मयंक और अवनी का विवाह संपन्न हो गया। संघर्षों की आग में तप कर अवनी भी बहुत समझदार और धैर्यवान हो चुकी थी। मयंक जैसे गुणवान और समझदार पति को पाकर वो बहुत खुश थी। अवनी और मयंक दोनों ने मिलकर अपने भावी जीवन के लिए कुछ बातें तय कर ली। जैसे अब अवनी भी नौकरी करेगी। मयंक के प्रमोशन की परीक्षा होने के बाद ही वो दोनों अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। अवनी बीएड तो कर ही चुकी थी। थोड़ा प्रयास करने पर अवनी को एक स्कूल में अध्यापन का कार्य मिल गया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की भावना और ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। रजनी शायद अवनी के विवाह के लिए जीवित थी। उसी शायद चिंता में वह बची हुई थी। अवनी के विवाह के बाद डिप्रेशन और कमजोरी से लड़ते लड़ते आखिर वह इस दुनिया से विदा हो गई। अवनी ने उस मकान पर ताला लगा दिया। अपनी दोनों बड़ी बहनों को उसकी एक एक चाबी देकर एक चाबी अपने पास रख ली। जब कभी माँ और पिता की याद आती तो अवनी कुछ समय वहां बिता आती। ससुराल में जाकर अवनी ने अपनी सेवा से पति और सास दोनों का दिल जीत लिया। मयंक के ऑफिस में प्रमोशन के लिए परीक्षा होती रहती थी। मयंक भी इनकी तैयारियों में जुटा था। जब कोरोना की महामारी फैली तब दुर्भाग्यवश मयंक की माँ का भी कोरोना ग्रस्त होकर स्वर्गवास हो गया। मयंक शोक के सागर में डूब गया। उसकी माँ उसे सीनियर मैनेजर बने ना देख सकी, यही उसकी पीड़ा थी। बार बार उसे यह पीड़ा तड़पाती, परंतु समय के सामने तो किसी की नहीं चलती। अचानक मयंक पानी पीने उठा। उसने नाइट लैम्प जलाया। उस आहट से अवनी अतीत से निकलकर पुनः वर्तमान में आ गई। अगले सप्ताह दीदी के घर होने वाले कार्यक्रम के लिए उसने तैयारी भी करनी है। उसने अपनी सारी साड़ियों में से 2 सबसे सुंदर साड़ियां निकालकर अलग कर ली। उससे मैचिंग ज्वेलरी भी साथ ही रख ली। मयंक का सूट भी ड्राई क्लीन करवाने के लिए भेज दिया। अब कोई विचार से वह असमंजस में पड़ गई।
पति से सलाह की गिफ्ट में क्या दिया जाए। मयंक ने सुझाया, दीदी के लिए साड़ी और नकुल और जीजा जी के लिए सूट कैसे रहेंगे। अवनी को मयंक का सुझाव और समझदारी पर बहुत नाज हुआ। दोनों ने अपनी जमा पूंजी से कुछ रुपए निकाले और बढ़िया सूट और साड़ी खरीदकर पैक करवा लिए। कार्यक्रम के दिन तय समय पर अवनी और मयंक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। एक फार्म हाउस में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया था। सजावट भी शानदार थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी विवाह का आयोजन हो। इतनी भीड़ में उन्हें बड़ी कठिनाई से शालू दीदी और जीजाजी दिखाई दिए। मयंक और अवनी ने उन्हें बधाई देते हुए गिफ्ट भी दिए। गिफ्ट लेते हुए दीदी बोली, अरे अभी हमारे पास उपहार लेने का समय कहाँ है। उधर एक कमरे में कुछ लोगों को इस काम के लिए बिठा दिया गया है। वहीं जाकर तुम ये उपहार दे दो। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है। मयंक ने अब बड़े अपनेपन से दीदी से पूछा कि हमारे योग्य कुछ काम हो तो अवश्य बता दीजिए। शालू दीदी व्यंग से हंसते हुए बोले, तुम लोग देख नहीं रहे हो क्या, इस सारे काम के लिए होटल मैनेजमेंट को लाखों रुपए देकर सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कहते कहते अचानक दीदी की नजर अवनी की साड़ी और जेवर पर पड़ी। वो गुस्सा हो गई, बोली, अवनी ये क्या है, तुम फिर से वही पुरानी फैशन की साड़ी पहनकर आ गई हो। तुमने सारे जेवर भी आर्टिफिशियल पहन रखे हैं। क्या तुम्हारे पास सोने या डायमंड का कोई जेवर नहीं है जो किसी खास मौके पर पहन सको। मैंने तुम्हें उस दिन इतनी सुंदर नए फैशन की साड़ियाँ भिजवाई थी, पर तुम्हारा अहम आड़े आ गया। अरे तुमने अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल किया होता। और वह और कुछ सुनाने के मूड में थी। इससे पहले वह कुछ और सुना दी, उन्हें किसी ने बुला लिया। वह अपनी बात अधूरी छोड़कर ही चली गई। मयंक और अवनी दोनों अपमानित से खड़े के खड़े रह गए। अवनी को अपने से अधिक पति का अपमान होने का दुख हो रहा था। बेचारे कितने उत्साह से यहाँ आए थे। अवनी की आंखें मयंक के सामने झुकी जा रही थी। वह मयंक को सुनाते हुए बोली, दीदी भी कभी कभी अजीब सी बातें कर जाती हैं। मयंक भी अपमान से दुखी थे, फिर भी अपने गुस्से को पीकर बोले, अब क्या करना है, रुकना है या अपने घर लौट चलना है। अवनी सोच में पड़ गई, अब क्या करे। उसी समय अवनी ने देखा कि दीदी और जीजाजी अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के परिचय मेहमानों से करवा रहे थे। उसने सोचा, हम तीनों ही तो सगी बहनें हैं, अमीर हो या गरीब, कुछ भी हो, है तो हम दीदी की सगी बहन और बहनों। मेहमान का स्वागत करना उनका भी कर्तव्य बनता है। ये सोचकर वो दोनों दीदी के पास जाकर खड़े हो गए। दीदी अपने रिश्तेदारों का परिचय भी मेहमानों से दे रही थी, परंतु दीदी उन दोनों की ओर से अनजान सी बनी रही। उनका परिचय तो दूर की बात है, उनकी ओर दीदी ने देखा तक नहीं। अमीरी और वैभव का ऐसा दिखावा करना और अपनी सगी बहन को अनदेखा करना, ये बातें अवनी के दिल में गहरा जख्म कर गई। अवनी को मन ही मन बहुत दुख हुआ, परंतु चेहरे पर मंद मुस्कान लिए वह चुप खड़ी रही। दोनों को भूख भी लगी थी। उत्सव में आने की जल्दी में कुछ खाया भी न था। किसी ने उन्हें आगे बढ़कर खाने के लिए नहीं कहा और ना ही उन्हें किसी से उम्मीद ही थी। इसलिए उन्होंने स्वयं ही आगे बढ़कर थोड़ा सा खाना खाया और अपने घर लौट आए। बहुत थकावट हो गई थी और अपमान की जिल्लत भी लग रही थी, इसीलिए बिना कोई बात किए अवनी लेट गई। अगले दिन सुबह अवनी यथावत काम में लग गई, परंतु मन में कल की बात सोचकर हाहाकार सा मचा था। उसका मन बहुत अशांत सा था। मयंक बहुत समझदार थे। उन्होंने अवनी से कल रात को हुई किसी भी बात का जिक्र तक नहीं किया। मयंक के प्रमोशन के लिए परीक्षा निकट आ गई थी। मयंक कुछ दिन की छुट्टियां लेकर परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत में जुट गए। अवनी ने भी मयंक का पूरा सहयोग दिया। समय पर खाना और नाश्ता बनाकर सारे काम पूरे करके वह स्कूल चली जाती, ताकि मयंक को उसकी गैर हाजिरी में कोई दिक्कत न हो। आखिर मयंक की मेहनत रंग लाई। उसकी परीक्षा बहुत अच्छी हुई। उसे अपने विभाग में सीनियर मैनेजर बनने की पूरी आशा थी। परीक्षा समाप्त होती अवनी और मयंक खुद को भी बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। अचानक एक दिन मझली दीदी नीतू उनके घर आई। नीतू दीदी को देखकर मयंक और अवनी दोनों को बहुत खुशी हुई। दीदी अपने साथ मिठाई और फलों की टोकरी भी लेकर आई थी। यह देखकर अवनी हैरान सी हो गई, क्योंकि नीतू दीदी उसके घर पर आती ही नहीं थी। यदि कोई बात होती तो फोन करके उसे ही बुलवा लेती थी। दीदी ने उनसे कुशल मंगल पूछने के बाद अपनी वाणी को चाशनी में डुबोकर बात शुरू की। वह बोली,
तुम दोनों को एक खुशखबरी देने आई थी। उन दोनों के मन में शालू दीदी के घर हुए अनुभवों के जख्म अभी तक ताज़ा थे। उस बार तो वह दोनों किसी तरह अपमान का घूंट पीकर चुप रह गए थे। अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो मयंक भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों ने बनावटी खुशी जाहिर करते हुए नीतू दीदी को बधाई दी और खुशखबरी क्या है यह जानना चाहा। दीदी खुशी से उत्तेजित होकर बोली, तुम्हारे जीजाजी के पुराने दोस्त जो बिजली विभाग में मंत्री है, उन्होंने अपना बड़ा सा फार्म हाउस कौड़ियों के दाम में हमें बेच दिया है। बस उसके भूमि पूजन के आयोजन में तुम दोनों को भी आमंत्रित करने आई हूँ। अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सोचने लगी कि दीदी खुद इतनी अमीर है, पर और अधिक अमीर बनने की खुशी संभाले नहीं संभल रही उनसे। अवनी ने बड़े अपनेपन के साथ कहा कि हम अवश्य इस अवसर पर आएंगे। नीतू दीदी मंत्री जी की और अपने पति की दोस्ती की प्रशंसा के पुल बांधते थक नहीं रही थी। अवनी ने दीदी से मनुहार करते हुए कहा, आप इतने सालों बाद आई है दीदी हमारे घर पर, मैं लंच करवाए बिना तो आपको जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर नीतू दीदी बोली, अरे नहीं, आज नहीं, अब मैं चलती हूँ। मुझे अभी बहुत सी जगह जाना है। दूसरा, तेरे घर में एसी भी तो नहीं है। मेरा तो दिल यहाँ गर्मी से घबरा रहा है। चलते चलते बोली, हमारे भूमि पूजन में तो तुम अच्छी तरह से पहन ओढ़ कर आना। मंत्री जी और उनके जान पहचान वाले बहुत बड़े बड़े लोग भी आएंगे। मुझे पता चला है कि तुम शालू के घर भी ऐसे ही पुरानी सी हल्की सी साड़ी और नकली जेवर पहनकर अब पहुंच गई थी। मेरे घर ऐसे मत करना, कुछ जरूरत हो तो बता दे। ये कहते हुए नीतू दीदी बाहर खड़ी अपनी कार की ओर लपकी। कार में बैठकर उन्होंने एक बार भी पलटकर पीछे नहीं देखा। अवनी हाथ हिलाते ही रह गई। नीतू दीदी के जाने के बाद अवनी स्तब्ध खड़ी सोचने लगी, क्या यह मेरी सगी बड़ी बहन है जो बचपन में उसका इतना ख्याल रखती थी और जान छिड़कती थी। आज वही बहनें धन दौलत के अभिमान में आकर मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर कितनी दूर हो गई है। दोनों ने उसे कितना पराया कर दिया है। उसने उसी समय सोच लिया कि वो लोग नीतू दीदी के भूमि पूजन में जाएंगे ही नहीं। उसे भी अपने पति का आत्मसम्मान प्यारा है। नीतू दीदी द्वारा लाई गई फल और मिठाई उसने अपने घर से कुछ दूर पर बनी झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को बांट दी। भूमि पूजन संपन्न हो गया। अवनी और मयंक नीतू के भूमि पूजन में गए ही नहीं, पर बाद में भी किसी ने उनके वहां न आने का कारण नहीं पूछा। समय ने करवट ली। मयंक ने सीनियर मैनेजर की परीक्षा बड़ी सफलता से पास कर ली। मयंक की सीनियर मैनेजर के पद पर नियुक्ति होने पर उसका तबादला दिल्ली हो गया। अपना नया पदभार संभालने के कुछ समय बाद मयंक छुट्टी लेकर अवनी को लेने वापस आए। मयंक के प्रमोशन होने की खुशी में उन्हें सम्मान देने के लिए उनके जान पहचान वालों ने उन्हें धन भावनी विदाई देने के लिए एक पार्टी रखी। अवनी ने अपने कुछ जानने वालों को भी आमंत्रित कर लिया, जिसमें उसकी बहनें और कुछ स्कूल के स्टाफ के लोग भी थे। उनके विदाई समारोह में जब मयंक और अवनी दोनों स्टेज पर आए तो जोरदार करतल ध्वनि के साथ में पुष्पहार पहनाकर उन दोनों का भव्य स्वागत किया गया। मयंक की ईमानदारी, कार्य करने के प्रति लगन आदि गुणों की खूब प्रशंसा हुई। मयंक और अवनी ने बड़ी नम्रता से सबको धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के बाद शानदार डिनर का इंतजाम किया गया था। स्टेज से उतरने के बाद जब वह भोज के लिए जा रहे थे तो मयंक और अवनी को अपनी दोनों बहनें और उनके पति भी खड़े दिखाई दिए। उसने आगे बढ़कर बड़े आदर से उन सबको भोजन की प्रार्थना की। वो सब अवनी की नम्रता और प्यार देखकर शर्म से पानी पानी हुए जा रहे थे। अवनी ने ना तो कीमती जेवर पहने हुए थे और ना ही महंगी बनारसी साड़ी पहनी थी, परंतु वह अपनी नम्रता और सौम्यता से सबकी नजरों का केंद्र बनी हुई थी। भीड़ में खड़ी उसकी बहनें जैसे कुछ बड़े और अमीर लोग जो अमीरी के तराजू में तौलकर रिश्ते और आपसी मेलजोल बनाते हैं, वो सब भी ये देखकर हैरान और शर्मसार हो रहे थे। भोज के बाद अवनी और मयंक चले गए। जाते जाते वह तथाकथित धनवान और बड़े लोगों की सोच पर एक प्रश्न चिन्ह लगा गए। जो लोग धन दौलत होने के कारण अपने सामान्य या गरीब रिश्तेदारों को अपने से तुच्छ और कमतर समझने लगते हैं, दरअसल प्यार, सम्मान और अपनेपन के रिश्ते धन दौलत से कहीं अधिक बड़े होते हैं। परंतु कुछ लोगों को यह बात समय रहते समझ में नहीं आती है और वह दौलत के पीछे अपने आत्मीय संबंधों से दूर होते चले जाते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता भी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मित्रों,
अभी आप सुन रहे थे कहानी जिल्लत। उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अग्नि को क्या अपनी बहन की दी हुई साड़ी पहनकर ही उसके यहाँ की पार्टी में जाना चाहिए था, या उसने जो किया वो सही किया? क्या दोनों दीदियों का व्यवहार सही था? क्या रिश्तों को पैसों के साथ या अमीरी के साथ तोला जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।